पुराने ज़माने की बात है, जब न सड़कें ऐसी थीं, न रोशनी का ऐसा इंतज़ाम और न ही मोहल्लों में भीड़ भाड़ का वो मंजर। कच्चे रास्तों से होकर दूर कहीं एक छोटा सा गांव बसा करता था। नाम था सदरपुर। सदरपुर के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बढ़ई रहा करता था। लंबा कद, झुकी हुई पीठ, चेहरे पर झुलसी हुई सी रंगत और माथे पर हमेशा तन्हाई और नाराजगी की शिकन। लोग उसे बढ़ई साहब कहकर बुलाते थे। बढ़ई का सारा वक्त लकड़ियों को काटने, तराशने और फिर उनसे कुर्सियां, माचिस की डिब्बियां, खाटें और खिलौने बनाने में गुजरता था। हुनर में माहिर था, मगर मिजाज से बेहद सख्त। हाथ में कुल्हाड़ी थामे जब वो जंगल की तरफ निकलता तो लगता जैसे कोई जंग के मैदान में उतर रहा हो। उसकी बीवी एक सीधी सादी और बेहद नर्म मिजाज वाली औरत थी। नाजुक सी कदकाठी, बड़ी बड़ी नम आंखें और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बिखरी रहती थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, ऐसी औरत सबको नहीं मिलती है। मगर अफसोस, बढ़ई को उसकी कदर कभी नहीं हुई। शादी को 10 साल गुजर चुके थे। 10 सालों में एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हुईं। हर बेटी के आने के बाद बढ़ई का दिल और सख्त होता चला गया। उसका गुस्सा अब थमने का नाम नहीं लेता था। रात को जब वो काम से थका हारा घर लौटता और बेटियां उसके आगे दौड़ती, अब्बा अब्बा कहते हुए, तो वो उन्हें धक्के से परे हटा देता। बीवी पर चीखना चिल्लाना, उस पर इल्जाम लगाना कि तेरी वजह से मेरी बस बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा खानदान कैसे चलेगा, मेरा नाम कौन रोशन करेगा। बीवी आंसू पीकर सब सह लेती। एक दिन जब बीवी के पेट में फिर से बच्चा पल रहा था तो बढ़ई का गुस्सा और भी उफान पर था। बरसात की एक अंधेरी रात थी। छत से पानी टपक रहा था। बढ़ई ने गुस्से से बीवी की बांह पकड़ ली और कहा, सुन ले और अच्छे से कान खोलकर सुन ले। अगर इस बार फिर से बेटी हुई तो ना तुझे जिंदा छोड़ूंगा, ना उस बेटी को, दोनों को मार डालूंगा। बीवी थर थर कांप उठी। आंखों में डर का समंदर लहरा गया। बस उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब की बार बच्चा होने से पहले ही माँ के घर चली जाएगी। कम से कम वहां पर तो बचाव रहेगा। उसने अपने शौहर से इजाजत ली और सुबह होते ही अपना एक छोटा सा गठरी उठाकर बीवी ने अपने मायके की राह पकड़ ली। चप्पलें कीचड़ में ढंसती रहीं, पैर लहूलुहान होते रहे, मगर बीवी का इरादा मजबूत था। मायके का घर एक टूटा फूटा सा लेकिन प्यार से भरा हुआ था। बीवी की माँ बूढ़ी मगर बेहद अक्लमंद और समझदार औरत थी। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा फटने को आया। आंखों से बेसाख्ता आंसू टपक पड़े। बेटी सब्र कर, सब्र, माँ ने दिलासा दिया। दिन गुजरते रहे। बीवी का पेट भारी होता चला गया और फिर वो रात भी आ गई। आधी रात का वक्त था। काले बादलों से आसमान ढका हुआ था। ठंडी हवाएं साएं साएं करती हुई दीवारों से टकरा रही थीं। बीवी की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। माँ और 2 औरतें उसकी मदद कर रही थीं। आखिरकार काफी दर्द और तड़प के बाद एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई, मगर इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज गूंजी, बीवी ने थककर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। बीवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, हौसला टूट चुका था। आंसू बहे तो रुके ही नहीं। गोद में बच्ची को ले हुए वो कांपती रही। उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। बीवी का दिल बार बार डर से कांपता रहा। अगर बढ़ई को पता चल गया कि फिर से बेटी हुई है तो वो क्या करेगा। सदरपुर के उस छोटे से झोंपड़े में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। बढ़ई से दूर अपने मायके में रह रही उसकी बीवी दिन रात एक ही ख्याल में घुलती जा रही थी। हर लम्हा, हर सांस लेते वक्त एक ही सवाल उसे कचोटता, अब क्या होगा। कैसे बचाऊंगी इस बच्ची को उस जालिम के गुस्से से, कैसे बचूंगी खुद अपनी जान। बीवी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। वो बच्ची को गोद में उठाकर जब देखती तो दिल से एक हूक उठती थी, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ई की आंखों में भड़के हुए आग के शोले उसे डराते रहते। वो अल्फाज बार बार गूंजते, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुझे भी मार डालूंगा। हर रात वो जागती रहती, बच्ची को सीने से लगाए, आंसू चुपचाप तकिए में भीगते रहते। माँ भी हर वक्त उसके पास बैठती, मगर खुद भी बेबस जैसी थी। क्या करती, कहाँ ले जाती इस हालात में। एक रात जब हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी,
जब दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, बीवी ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उसने बच्ची को गोद में उठाया, नरमी से चूमते हुए फुसफुसाई, माफ करना मेरी जान, अगर तेरी जिंदगी है तो तू बच जाएगी। उसने अपने पुराने कपड़ों के ढेर से एक बड़ा सा मटका निकाला, मटके को अच्छी तरह से धोया, अंदर मुलायम कपड़े बिछाए और बड़ी नरमी से बच्ची को उसमें सुला दिया। बच्ची शायद माँ के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसने आंखें खोली, एक धीमी सी मुस्कान बिखेरी और फिर मटके के अंदर दुबक गई। बीवी ने मटके का मुंह कपड़े से बांध दिया, मगर बहुत हल्के से, ताकि हवा भी जाती रहे और बच्ची दम भी ना घुटे। रात का तीसरा पहर था। गांव की पब्लिक गहरी नींद में डूबी हुई थी। सिर्फ बीवी की आंखें जाग रही थीं, खौफ, दर्द और माँ की ममता में डूबी हुई। कांपते हाथों से बच्ची से भरा मटका उठाया और दबे पांव घर से निकल पड़ी। रास्ता वीरान था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कहीं कहीं घास में सरसराहट होती तो बीवी का दिल कांप जाता, मगर वह चलती रही, बिना रुके, बिना मुड़े। दरिया गांव के पीछे पेड़ों की कतारों को पार करते ही आता था, गहरा, चुप और अजीब सा दरिया, जैसे सदियों से सब कुछ अपने सीने में समेटे बैठा हो। बीवी दरिया के किनारे आकर रुकी, थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, मटके पर हाथ फेरा, बच्ची का चेहरा एक बार फिर देखा और बेसाख्ता रो पड़ी। क्या मैं बहुत बुरी माँ हूं? क्या मेरा डर सही है, या मैं अपनी बच्ची को एक अंधेरे में छोड़ रही हूं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवाओं का सर्द थपेड़ा था जो उसके आंसुओं को उसके गालों पर बिखेरता रहा। बीवी ने कांपते हुए हाथों से मटका दरिया में रख दिया। धीरे धीरे पानी मटके को समेटने लगा। मटका हिला, डोला और फिर बहाव के साथ बहने लगा। बीवी दूर तक देखती रही, जब तक मटका उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर पांव घसीटती हुई वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। दिल में एक चुप्पी थी जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता था। सुबह जब माँ ने पूछा, बेटी कहाँ है, उसने माँ को अब बता दिया। माँ कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी आंखों में तड़प तैर गई, जैसे सब कुछ जानती हो, फिर भी लफ्जों में बयां ना कर सकती हो। अब बीवी को अपने झूठ की चुभन हर पल महसूस हो रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद भी थी, शायद कहीं किसी तरह उसकी बच्ची बच गई हो, किसी ने उसे बचा लिया हो। अगले दिन औरत ने सुबह सुबह मायके में आखिरी बार अपनी माँ के रुखसती की इजाजत ली। दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ करने जा रही हो, मगर फिर भी अपने आप को न समझ पा रही हो। माँ ने कहा, आराम से जाना बेटी, और सोच समझकर काम करना। बीवी ने सिर झुकाकर माँ का हाथ रखवाया। माँ की बातें अंदर तक गूंज रही थीं, लेकिन दिल में एक खौफ था, जैसे उसे हमेशा डर सता रहा हो कि क्या उसने सही किया। बच्ची को छोड़ने के बाद बीवी वापस अपने घर लौटने के लिए तैयार हुई। सास शौहर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर कोई रास्ता नहीं था। वो किसी तरह अपने कदम उठाती हुई बढ़ई के घर पहुंची। दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर अब यह सच नहीं बताया तो शायद कभी मौका न मिले। बढ़ई काम से लौटकर अपनी झोंपड़ी में घुसते ही अपनी बीवी को खामोश खड़ा देखा। उसने कहा, तू आ गई, मेरा बेटा कहाँ है? बीवी ने धीरे से कहा, बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था। बढ़ई की आंखों में एक पल को शांति आई, फिर गुस्सा लौट आया। क्या कहा? तुम सच बोल रही हो? बीवी ने फूट फूट कर कहा, हाँ बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था, मैंने उसे दफन कर दिया। किसी तरह बीवी की आवाज कांपते हुए बाहर निकली। उसने खुद को किसी तरह शांत किया ताकि बढ़ई के साथ और बहाने न बनाने पड़े। उधर नदी के पास एक खतरनाक मंजर बन चुका था। बीवी ने जो बच्ची को मटके में रखकर बहाया था, वो मटका अब गहरे जंगल में पहुंच चुका था। नदी के तेज बहाव में मटका एक झाड़ी के बीच में फंस गया था। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन मटका पानी में तैरते हुए उन घनी झाड़ियों तक पहुंच गया था। पानी के साथ बहते हुए मटका एक पेड़ की जड़ों में अटक गया। बच्ची की नन्ही सी सांसें शायद अब भी मटका में मौजूद थीं, लेकिन नदी के पानी के साथ वो जंगली झाड़ियां बच्ची को हिफाजत नहीं दे सकती थीं। मटका झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव उसे और भी खतरनाक रास्तों की तरफ खींचता चला जा रहा था। पानी का दबाव बढ़ते हुए मटका और भी अंदर की तरफ धकल गया।
कुछ पल के लिए मटका झाड़ी में हिलने लगा, फिर एकदम से रुक गया। सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक सिर्फ पानी की आवाज और झाड़ियों में फंसने की हलचल सुनाई दे रही थी। ये एक अजीब सी खामोशी थी, एक अनजानी सी चुप। किसी इंसान को नहीं पता था कि उस नन्ही बच्ची का क्या हुआ। गहरे जंगल के अंदर, जहां घने पेड़, झाड़ियां और जंगली पौधे सब तरफ फैले हुए थे, एक अजीब सी खामोशी थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और जंगल में फैले उस सन्नाटे को तोड़ने की कोई आवाज नहीं थी। बच्ची का मटका अब तक झाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन उस वक्त का माहौल कुछ अलग था। बारिश का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ था और जंगल में जो नमी और ठंडक थी, वह माहौल को और भी खौफनाक बना देती थी। सर्द हवा बह रही थी और घने जंगल में हर कदम की आवाज गूंजती थी। मगर इस समय उस जंगल में कुछ और हो रहा था। दूर से पत्तियों के बीच एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जंगली जानवर अपनी रोजाना के हिसाब से पानी पीने आ रहे थे। मगर अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने जंगल की हर हलचल को चुप कर दिया। वो आवाज थी एक बच्चे के रोने की। नदी के पास खड़े एक मटके से ये आवाज आ रही थी, एक इंसान के बच्चे का रोना। जंगल में कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। मटका धीरे धीरे झाड़ियों में फंसा हुआ था और अब वह पूरी तरह से सुनाई दे रहा था। उस वक्त जंगल में एक मादा चीता पानी पीने के लिए आ रही थी। वो चीता धीरे धीरे नदी के किनारे आकर पानी पीने लगी। उसकी नजरें शांत और निगाहें चुप थीं, लेकिन जैसे ही उसने उस मटके से आने वाली आवाज सुनी, उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान आया। चीता एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आंखों को घुमाया और उन झाड़ियों की ओर देखा जहां मटका फंसा हुआ था। वो जानवर था, पर उसकी ममता शायद कुछ और ही था। उसकी नजरें मटके की तरफ बढ़ने लगीं। ये आवाज कहां से आ रही है? चीता ने धीरे से सोचा। जब चीता मटके के पास पहुंची तो उसने अपनी पंजों से मटके को हल्का सा खरोंच लिया। जैसे ही मटका हिला, एक हल्की सी आवाज बाहर निकली। चीता की आंखें चौकस हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि अंदर क्या था। चीता ने मटके को बड़े सुकून से अपनी नजरों से देखा और फिर धीरे से अपना पंजा उस पर रखा। मटके को खोलते ही अंदर से वो नन्हा सा इंसानी बच्ची बाहर आया। चीता ने अपनी आंखों में उस छोटे से बच्चे को देखा और अचानक उसकी मां की ममता जाग उठी। उसकी निगाहें भर आईं। ममता का वो जज्बा जो किसी भी जानवर में हो सकता है, वहीं चीता में भी था। बच्चे का चेहरा, उसकी नन्ही आंखें, उसकी नजदीकियों ने चीता को किसी हैरत में डाल दिया था। वह समझ नहीं पाई कि ये बच्ची कैसे इस हालत में वहां आया, लेकिन उस बच्चे को अपने पास महसूस करते हुए चीता के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। क्या ये बच्ची जिंदा रह सकता है? ये सवाल उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर कुछ और ही महसूस किया। चीता ने बच्ची को अपनी नजरों में देखा और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गोद में उठाया। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था। वो इस बच्चे को अपनी तरह से देख रही थी और उसे नजरें से प्यार कर रही थी, जैसे किसी ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो। लेकिन यह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। जंगल के इस सुनसान और बेजुबान जिंदगी में एक मादा चीता ने उस बच्ची को उठा लिया था। चीता का दिल उसकी नन्ही मुस्कान पर आ चुका था। उसने बच्ची को अपनी सीने में दबाया, अपनी गर्मी महसूस करवाई और उसे अपनी नजर से हर खतरे से दूर रखने का वादा किया। उसका सीना धीरे धीरे उठता और गिरता था, जैसे वह उस बच्चे को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही हो। बच्ची ने अपनी छोटी सी अंगुली चीते की फर में दबा दी और चीते ने उसे अपनी मां की तरह अपनी गर्मी और ममता से थाम लिया। फिर उसे अपनी गुफा में लेकर पहुंची। गुफा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल ने अपनी सारी आवाजें चुप कर दी हों। उस वक्त मादा चीता अपने नन्हे बच्चे को प्यार से अपनी गोदी में सुला रही थी। उसकी नजरें हर थोड़ी देर बाद बच्चे के चेहरे पर जाकर टिक जातीं। उसकी ममता का कोई हद नहीं था, जैसे उसने इस बच्ची को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही मान लिया हो। वो बच्ची अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था और मादा चीता उसे देखकर अपनी दिल की गहराई से एक सुकून महसूस करती। उसका शरीर अब कमजोर था, लेकिन उसकी रूह में एक नई ताकत आ चुकी थी, क्योंकि उसे अब किसी से ज्यादा अपनी परवाह थी, तो वो वही बच्ची था। कुछ वक्त बाद मादा चीता ने बच्चे को अपनी गोदी में और सहेजा। वो जानती थी कि उसे अब बच्ची के खाने और पीने का बंदोबस्त करना होगा।
जंगल में खाने पीने की कमी नहीं थी, पर उसे इंसान के बच्चे की